Okay, good morning, everyone. Okay, कुछ होमवर्क दिया था? Was there some homework given to you? Exercise 154 to 60, right? 54 to 60 है ना? ठीक है. कर लिया सारे? फिफ्टी फोर डाउट, ठीक है. ओके, बाकी लोग बताइए, सारे हो गए? ओके. Let us start with question 54. जो क्वेश्चन 54 में लिखा क्या है? इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2S2O3 यूजिंग K2Cr2O7, ठीक है? In standardization of Na2S2O3 using K2Cr2O7 by iodometry, the molecular weight of K2Cr2O7 is, ठीक है ना? देखो, तुम्हें ये पता है कि K2Cr2O7 एक ही रिएक्शन करता है, राइट? एवरीबॉडी, Cr2O7 जो है, there is only one reaction it undergoes, that is it changes its oxidation state from +6 to +3, and in this process it accepts 6 electrons. कोई दिक्कत है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन याद है हाइड्रेशन में? एवरीबॉडी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ नया थोड़ी है, जो आपने पढ़ा है वही है, ऐसा कुछ फैंसी चीज नहीं है, ठीक है ना? तो अपन ये बात समझ पा रहे हैं कि एन फैक्टर 6 है? एवरीबॉडी, आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एन फैक्टर 6 है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो जब एन फैक्टर 6 है, ये बात समझ में आ रही है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो इक्विवेलेंट मास m/6 होगा, ठीक है? नेक्स्ट 55, a mole of N2H4. अच्छा ये बताओ, N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जल्दी बताओ, आई वांट एवरीबॉडी टू रिस्पोंड. N2H4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2. वेरी गुड, -2 है. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? -2 में तो सब लोग कन्विंस्ड हो कि -2 ही है, ठीक है. अब इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए, राइट? तो एक एटम ने कितने यूज किए? इस पूरे मॉलिक्यूल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन यूज किया और उसमें 2 नाइट्रोजन है, राइट? तो एक एटम ने 5 लूज किए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 5 लूज करके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, तुम्हें क्या लगता है एवरीबॉडी? -2 से 5 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो +3 नहीं बनेगा? ये बहुत मुश्किल काम है क्या एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? -2 से 5 लूज करेगा तो +3 आ जाएगा, तो आंसर +3 है. किसी को दिक्कत है तो पूछ लो. एवरीबॉडी क्लियर? 5 क्यों लूज किया सर? बट अरे क्वेश्चन में लिखा है N2H4 ने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया. N2H4 ने टोटल 10 लूज किया, ये लिखा है ना क्वेश्चन में. यानी 2 नाइट्रोजन के एटम ने 10 लूज किया, तो एक नाइट्रोजन के एटम ने कितने लूज किए? 5 लूज किए, राइट? यही है ना कंसेप्ट. कोई रिएक्शन तो कुछ लिखा ही नहीं है ना ध्रुविल, रिएक्शन तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो रिएक्शन कैसे बता दूं? इतना लिखा है ना कि N2H4 में 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 नाइट्रोजन के एटम 10 लूज कर रहे हैं, तो एक 5 लूज कर रहा होगा, तो -2 पे है, 5 लूज करने के बाद क्या बनेगा निकाल लो. ऐसे भी कर सकते हो. x + 2 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5, तो x आ गया 3. ऐसे भी कर सकते हो. तो फाइनल को x मान लिया, इनिशियल को -2, तो x -2, तो वैसे भी निकाल लो.
नेक्स्ट, फिफ्टी 59. The number of moles of KNO4 required to oxidize 1 mole of FeC2O4 in acidic medium. देखो एसिडिक मीडियम में एवरीबॉडी हमने क्या सीखा है, एन फैक्टर क्या होता है एवरीबॉडी? एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस का एन फैक्टर हमने क्या सीखा है, 5 होता है। वेरी गुड। और FeC2O4 कैसे ऑक्सीडाइज होता है, ये भी तो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन हो गई हमारी, इस तरह से ना, तो इसका एन फैक्टर 3 होगा। तो अब इसके मोल्स अपन A0 पकड़ लेते हैं, इसके मोल्स अपन B0 पकड़ लेते हैं, तो A0 into 5 should be B0 into 3 as per law of chemical equivalence। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के हिसाब से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए ना। तो अब क्या पूछा है देखते हैं, 1 मोल ऑफ FeC2O4 यानी कि B0 1 दिया है, तो अब ये क्या आएगा A0 बताओ? 0.6 आएगा, ठीक है। 58 लिखना है ये एवरीबॉडी, और कैन आई स्क्रॉल डाउन? Everybody done or not? You want to write this or can I scroll down? Please respond in the chat box. (57) A student states that burning of lime is an oxidation process. ठीक है। The reason he cites that an oxide of a metal is produced on burning. Which of the following statements about the above is correct? Okay. अच्छा एक बात बताओ, लाइम जानते हो क्या होता है? Everybody, do you know what is lime? ये कुछ तो बोलो। Do you understand guys what exactly is lime? Lime क्या होता है? CaO होता है, इसको बोलते हैं, देखो ये होता है लाइमस्टोन, इसको हीट करो तुम्हें मिलेगा CaO plus CO2, ये होता है लाइम, इसको बोलते हैं ना लाइम, और ये है लाइमस्टोन, ये है ना। अब CaO को जलाओगे तो ये और ऑक्सीडाइज होगा क्या? कैल्शियम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कहां जाएगा इससे ऊपर? एवरीबॉडी, ये और ऑक्सीडाइज होगा क्या? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। कैल्शियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, इसके ऊपर जाएगा ये? नहीं जाएगा ना। तो अब जरा समझो, हमने ये सीख लिया कि इसके ऊपर जाएगा नहीं, तो क्या ये ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है? तो आंसर हम बोले ना कि स्टेटमेंट तो गलत है ना, है ना। फिर लिखा है द रीजन ही साइड्स दैट एन ऑक्साइड ऑफ मेटल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग। तो अब देखो, इसको तुम इसको भी लाइम मान के जलाते हो, तो ये तुम्हें ऑक्साइड तो दे रहा है, अब ये इसको भी जलाओगे तो ऑक्साइड बचा ही रहेगा, तो ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग यू, तो ठीक है ऑक्साइड बनेगा ही। देखो तो इसमें तो पहला चीज हमें देखना है, इफ यू गो थ्रू द ऑप्शंस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, और रीजन सही है। डाउट है रेडी? इज दैट क्लियर और नॉट? स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है ना, कम ऑक्सीडेशन तो नहीं हो पा रहा है, बट हाँ ऑक्साइड तो बनेगा ही ना। नेक्स्ट बताइए। (58) The oxidation state of most electronegative atom formed between the reaction between BaO2 and H2SO4 is। अच्छा एक बात बताओ, BaO2 क्या होता है? पर ऑक्साइड होगा, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये O2 2 माइनस होगा ना, ठीक है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो तुम्हें ये मिलेगा H2O2 plus BaSO4,
ये -1 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर है, सॉरी ऑक्सीजन है, सल्फर बोल रहा हूँ, तो -1 और -2 होगा और क्या। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया सीधा। अरे Ba2 प्लस O2 2 माइनस ये रिलीज करेगा, ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस रिलीज करेगा, तो तुम्हें नहीं लगता है कि सीधा डिस्प्लेसमेंट होगा? ठीक है, नेक्स्ट 60। स्क्रॉल करूं नीचे, in a reaction 4 moles of electrons are transferred to 1 mole of HNO3। देखो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, तुम इसको 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो कितने स्टेट पे जाएगा बताओ एवरीबॉडी? 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो कितने स्टेट पे जाएगा? +1 पे जाएगा। तो इन जितने ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन है? N2O है। ये बात चमक रही है सबको? जितने ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2O है, तो आंसर तुमको मिल ही गया ना। ओके, तो कैन वी स्टार्ट विद द टॉपिक एवरीबॉडी? कैन हम चालू कर सकते हैं? सिद्धेश इज आस्किंग हाउ। सिद्धेश +1 में है ना N2O, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, 2x - 2 = 0, तो सिद्धेश यहाँ +1 आएगा ना अपने को। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ध्रुविल देखो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तुम 4 इलेक्ट्रॉन देते हो तो ये +1 में जाएगा, ये बात तो तुम्हें क्लियर हो ही जाएगी ना। तो अब +1 में देखो कौन सा है, N2O is the only let's say product which is in +1 oxidation state, so that is how we are deciding। आगे बढ़ सकते हैं। 56 for the reaction Mx plus MnO4 minus gives MO3 minus plus Mn2 plus O2। ठीक है, if 1 mole of MnO4 minus, देखो MnO4 minus का +7 से +2 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है राइट, इसका n फैक्टर 5 है। बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेस 1.6 मोल ऑफ MX प्लस टू MO3 माइनस। तो ये MO3 माइनस में तो ये +5 होगा, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5 - x इंटू 1.67 इज इक्वल टू 1 × 5, तो ये क्या आएगा देखो, तो x क्या आएगा ऑलरेडी, x2 आएगा राइट। ठीक है सिद्धेश, सिद्धेश इज दैट क्लियर या कोई डाउट है? क्लियर है ना? ओके तो देखो अब हम वापस आ सकते हैं
Titration पे already. Can we come to the topic concepts now? Fine. तो लेट अस स्टार्ट। देखो हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें सीखी थी। जैसे हमने डिफाइन किया था टाइट्रेशन होता क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, सबको समझ में आया था? एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, ये सारी चीजें की बात हमने की थी, राइट? आई होप दैट वाज क्लियर। अब जो आगे के सवाल आते हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि जैसे, चलो ठीक है, ये सब बात तो कर रही है, इंडिकेटर क्या है वगैरह वगैरह। अब आगे के टाइट्रेशन, जैसे सेल्फ इंडिकेटर समझ में आया था ना, परमैंगनेट, जैसे तुम्हारे बुकलेट में लिखा है परमैंगनेट टाइट्रेशन, वहां पर परमैंगनेट इंडिकेटर रहेगा, उसको बोलेंगे। बाकी और भी टाइट्रेशन है, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला होता है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है? आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो तुम्हें ये पता है ना कि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एवरीबॉडी? इस बात से सब लोग कन्विंस्ड हो कि आयोडीन I2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? Everybody is that clear? If I am saying that I2 is an oxidizing agent, तो सब लोग कन्विंस्ड हो गए, क्योंकि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है। अब देखो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ते हैं। अब जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब होंगे ना, फ्लोरो, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि I2 को ही आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन ही क्यों पढ़ रहे हैं? फ्लोरोमेट्रिक, क्लोरोमेट्रिक, ब्रोमोमेट्रिक, ये सब भी तो पढ़ सकते थे, इनको तो हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं। कोई रीजन समझ में आ रही है? बताओ। सी, सीधा सा है, these are the titrations, these are the, I2 is liquid, I2 actually solid होता है, in which I2 is used as standard solution. ओके देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लोरीन गैस होता है जो कि एस्केप कर जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है सबको? सोल्यूशन में तुम फ्लोरीन बबल करोगे ना, सोल्यूशन डालोगे तो बबल करके निकलने लगेगा। क्लोरीन भी गैस होता है जो कि बबल करके निकलने लगेगा। दूसरी चीज, इनके रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करने मुश्किल हो जाता है। आयोडीन एक्चुअली सॉलिड होता है और इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो इसके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफी कंट्रोल्ड होता है और ये बबल बन के निकलता नहीं है। ब्रोमीन के भी वेपर्स होते हैं, ठीक है? तो इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड होता है और कोई रीजन नहीं है। एंड पॉइंट जो है वो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? और इसका एंड पॉइंट का डिटेक्शन भी आसान है। मतलब स्टार्च जानते हो, स्टार्च? हाँ, ब्रोमीन लिक्विड होता है बट वो वोलेटाइल होता है, ऑपरेट कर सकता है। स्टार्च पे आयोडीन का एंड पॉइंट डिटेक्शन भी बहुत इजी होता है, एक सेलेक्टिव कलर देता है वो, और वो बड़ा आसान होता है, ठीक है? सो दैट इज हाउ वी कैन यूज I2 इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Don't worry about it. Fine. So let us see. Yeah, there is a lag. Fine. See what I was saying. हाँ, थोड़ा सा lag एक हुआ है। Let us come back to the topic. देखो, I think everybody is fine now. I can hear, you can hear me, right? Fine. So let us come back to the topic.
तो आयोडीमेट्रिक MnO4 का कलर कौन सा होता है? KMnO4 माइनस का तो कलर हमने बात किया था ना, पर्पल होता है, और Mn2 प्लस का कलरलेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, आयोडीन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात आप समझ गए। तो अब करना कुछ नहीं है, अब आयोडीन के रिएक्शंस लिखने हैं और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है। जैसे मान लो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपो सोल्यूशन। ठीक है, ये I2 इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है Na2O4O6 में, और खुद रिड्यूस हो जाता है NaI में। तो ये 0 से जाता है -1 में, और ये +2 से जाता है +2.5 में। कोई दिक्कत है? तो अब इसमें तुम्हें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यदि लगाना पड़ा, और इसके इक्विवेलेंट, इसके मोल्स A0 हो गए और इसके B0 हो गए, तो कैसे लगाओगे? A0 इंटू कितना एन फैक्टर है इसका, पीरियोडिक एन फैक्टर क्या है I2 का? I2 एन फैक्टर 1 है, I2 का एन फैक्टर 2 है ना। और हाइपो का क्या है एन फैक्टर? एवरीडी हाइपो का एन फैक्टर क्या है? हाइपो का एन फैक्टर 1 है, फाइन फाइन, हाइपो का एन फैक्टर 1 है। तो तुम इस तरह से इसमें लगा सकते हो। यहाँ पे A0 क्या है? A0 है मोल्स ऑफ I2, और B0 है मोल्स ऑफ Na2H2O3। कोई दिक्कत है? Everybody, is that clear or not? Please respond in the chat box. अब यहाँ पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इनका N1V1 इज इक्वल टू N2V2, नॉर्मेलिटी से भी इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको इक्वेट ही करना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना। Everybody, is that clear? आपको यहाँ पे रिएक्शंस में सिर्फ आपको नॉर्मली NaI का एन फैक्टर कहाँ निकाला है मैंने सिद्धेश? NaI का तो एन फैक्टर निकाला ही नहीं मैंने। NaI की तुम बात कर रहे हो, हमने तो इसको इक्वेट किया है ना इसके साथ। वैसे Na यहाँ पर इसका 1 ही होगा। Done everyone? ओके, अब ये तो हो गया आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट। अब देखो हम बात कर लेते हैं और भी है, जैसे I2 जो है क्या करता है, Na2ASO3 को कन्वर्ट कर देता है। वो एक सेकंड स्क्रॉल अप कर देता हूँ। ये Na2ASO3, अब देखो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2ASO4 में, और सपोज ये I- में कन्वर्ट हो गया। तो अब बताओ इनका एन फैक्टर निकाल सकते हो ना। तो अब फिर से आपको इक्वेट करना है, जिसको A0 बोल देता हूँ, इसको B0 बोल देता हूँ। ये अलग अलग टाइप का आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन ही है। तो इसका एन फैक्टर बताओ। एन फैक्टर 2 है ना, और इसका एन फैक्टर
इसका एन फैक्टर क्या है? 2 है, तो ए नॉट इंटू 2 इज बी नॉट इंटू 2। कोई दिक्कत है? एंड पॉइंट का देखो, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट ना I2 के थ्रू पता चलता है, ठीक है? I2 के थ्रू पता चलता है। जैसे मान लो I2 जो है स्टार्स के साथ अलग अलग कलर देता है, वो एग्जैक्टली कलर एक सेकंड में बता ही देता हूँ तुम्हें, ठीक है? ये जो स्टार्च पेपर के साथ रिएक्शन है वो I2 देगा और आयोडाइड नहीं देता, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम एक गूगल करो, तुम यदि ब्रेड पे आयोडीन डाल दोगे ना, जो नॉर्मल ब्रेड आता है, ठीक है, तो ये ब्राउन कलर शो करता है, अजीब सा ब्राउन ब्लैक कलर शो करेगा आयोडीन में। जैसे क्योंकि स्टार्च तो होता ही है, ये यदि किया होगा स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है। यदि तुम नॉर्मल जो आता है ना ब्रेड या फिर चपाती में ही डाल दोगे ना, तो वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो अब ये डीप ब्राउन कलर I2 के साथ देता है, मतलब स्टार्च के साथ आयोडीन जो है डिस्टिंक्ट कलर देता है। ब्रेड पे डाल दो कलर चेंज, तुम यदि गूगल पे, हाँ पोटैटो पे भी दे देगा, पोटैटो पे भी डाल दोगे तो भी कर देगा वो। तुम सीधे कर सकते हो ना गूगल पे, तुम्हें मिल जाएगा इमेज। एवरीबॉडी गूगल पे डाल दो, सीधा मिल जाएगा तुम्हें इमेज। ब्लैकिश ब्राउन, हाँ उस तरह का कुछ दिखेगा। तो टाइट्रेशन में मान लो जैसे तुमने I2 में स्टार्च ऐड किया, तो स्टार्च का कलर तो तुम्हारा I2 के कारण ब्राउन रहेगा, और जैसे ही ये आयोडाइड बन गया ना, तो स्टार्च का कलर नॉर्मल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो एंड पॉइंट में इंडिकेटर यूज करते हैं स्टार्च, जो कि I2 के साथ एक ब्राउन कलर देता है बट आयोडाइड के साथ नहीं देता। तो एंड पॉइंट यूज कर तो हमने सीखा है ना कोई इंडिकेटर यूज करेंगे हम लोग, यही बोला है ना हमने, एंड पॉइंट पता करने के लिए कोई ना कोई इंडिकेटर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्च होता है, और स्टार्च वाले तुम देख सकते हो, फोटो गूगल पे देख सकते हो, मिल जाएंगे बहुत सारे। कलर ऑफ I2 विद स्टार्च डालना, ब्रेड चपाती वगैरह कुछ ना कुछ पे दिखाया हुआ मिल जाएगा। रिटर्न एवरीवन। ओके, फाइन फाइन। तो इसी तरह से और भी रिएक्शंस हैं जो कि ये दे सकता है, जैसे हमने ये देखा, सपोज I2 जो है वो रिएक्ट करता है इसके साथ, लेट्स से S2O3 के साथ, वो तो हमने शायद कर ही लिया है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जैसे I2 रिएक्ट करता है SN2 प्लस के साथ और SN2 4 प्लस बना देता है, तो इसमें भी तुम्हें वही करना है, ठीक है? I2 रिएक्ट करता है H2S के साथ, ठीक है, और S प्लस 2I माइनस प्लस 2H प्लस ये बना देता है, ठीक है एवरीबॉडी? तो अब इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको करना सिर्फ ये है कि आपको क्या करना है एवरीबॉडी, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वेट करना है, जैसे भी रिएक्शन दी है, ठीक है ना? रिएक्शन जो भी दी हुई हो, हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत है? एवरीडे रिटन और नॉट? रिटन, ओके। अब एक क्वेश्चन करोगे क्या, इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 1 ट्राई करो तो इसको, बेसिक टाइट्रेशन और कुछ नहीं। एवरीडी डन और नॉट?
ये लिख लिया है ना तुमने? इन अरे लिखने का काम बताओ एक बार, सबका हो गया? ओके, इंटेक्स एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 1। ओके, बाकी लोगों का आ गया आंसर? एवरीडी, बाकी लोग का आंसर आया? ठीक है, तो ये तो हमारे लिए बड़ी फेमिलियर से रिएक्शन है। MnO4 +5 से +7 से +2 में जाएगा, n फैक्टर 5 रहेगा, राइट? और Fe2+ जो है वो ऑक्सीडाइज होगा Fe3+ में, राइट? तो n फैक्टर 1 होगा, है ना? तो इसका 10 इंटू 1/10 इंटू 1, और इसके लिए तुम क्या करोगे? n फैक्टर 5 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, राइट? तो ये क्या आना चाहिए? m इंटू वी, n इंटू वी, यानी m इंटू वी तुम्हें 1/5 आना चाहिए, राइट एवरीबॉडी? तो देखो किस केस में आपको 1/5 मिल रहा है, देखो किस केस में आपको 1/5 मिल रहा है। एस का एन फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है ना, सल्फर ऑलरेडी, अच्छा सल्फर ऑक्सीडाइज होगा क्या एवरीवन? सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो तुम्हें लगता है सल्फर ऑक्सीडाइज होगा? यहाँ तो सिर्फ आयरन ऑक्सीडाइज होगा ना, +2 से +3 में। समझ में आ रही है बात है सबको? तो आंसर क्या बना? डी बना ना? ओके, ये लिखना है किसी को? ओके, देन राइट डाउन। डन एवरीवन? सर V0 1/10 क्यों लिया? अरे वॉल्यूम दिया है ना, मोलैरिटी दिया है ना, H2SO4 का 1/10 दिया है ना, और वॉल्यूम 10 ml दिया है, तो वही लिया है जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने वही लिया ना। डन? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, अब देखो क्या है, आपको एक क्वेश्चन मिला इलस्ट्रेशन 26, उसको ट्राई कीजिए एवरीबॉडी। इलस्ट्रेशन 26 पेज 5.14 ट्राई कीजिए।
हाँ 0.2 आ रहा है, तो देख लो किस केस में 0.2 है सिद्धेश, इट इज ऑप्शन डी। ओके 0.02 आ रहा है, नहीं लेकिन 0.02 इंटू 10 है ना सिद्धेश, सिद्धेश 0.02 इंटू 10 है ना, m इंटू वी हमने निकाला है, तो 0.2 ही आएगा। देखो ईमानदारी से इलस्ट्रेशन 26 सॉल्व करो, आंसर ऑल्दो दिया हुआ है बट फिर भी इसको सॉल्व कीजिए। ओके एक सेकंड, बैक बैक टाइट्रेटिंग है ना, सुन रुक जाओ, इसमें एक टर्म है बैक टाइट्रेशन जो हमने नहीं पढ़ा अभी, बैक टाइट्रेशन अभी नहीं पढ़ा हमने, रुक जाओ, इसको रुक जाओ, अभी बैक टाइट्रेशन करने के बाद करेंगे, ठीक है ठीक है, एवरीबॉडी लीव इट। हाँ बैक टाइट्रेशन एक टर्म है, आगे बढ़ते हैं। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? देखो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और उससे I माइनस से I2 बनाते हैं प्लस सम अदर प्रोडक्ट, ये समझ में आ रहा है? तो ये आयोडीन क्या है, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये आयोडीन अभी तुरंत तुरंत बना है एंड दैट इज हाउ वी कॉल इट फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयोडीन। नाउ दिस फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयोडीन, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयोडीन है इसको एकदम ट्रीट करते हो किसके साथ, ठीक है, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयोडीन है इसको यदि तुम ट्रीट करते हो किसी के साथ, लेट से Na2H2O3 के साथ, तो तुम्हें ये दे देगा Na2S4O6 प्लस 2NaI। अब खास बात क्या है फ्रेशली प्रिपेयर्ड I2 के केस में, खास बात ये है कि ये प्योर है, इट इज प्योर, और पिछले केस में आयोडीन अपने आप जैसे नेचर में भी रहेगा ना तो ऑक्सीडाइज होता है, तो इम्प्योरिटी आने लग जाती है जब पहले से बना हुआ सोल्यूशन, तो इससे क्या फायदा होता है कि तुरंत ऑक्सीडाइज करके I2 बनाते हैं और तुरंत टाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ the freshly prepared sample of I2 is used to carry out titrations. कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल जो होता है I2 का, उसको हम यूज करते हैं टाइट्रेशन करने के लिए। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? And this is how we define iodometric titration, ये लिख लो। यहाँ रिजल्ट ज्यादा बेहतर होते हैं, समझ में आ रहा है? आयोडीन यदि प्योर रहेगा तो रिजल्ट्स बेहतर होंगे, राइट? बट रिएक्शन तो सारे वही रहेंगे ना एवरीबॉडी, रिएक्शन सारे वैसे ही रहेंगे। रिटर्न ओके रैंडम। हाउ टू टेल द डिफरेंस, देखो आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक में तो सेम ही रिएक्शन है ना। तुम यदि देखोगे तो आयोडीमेट्रिक में हम लोग आयोडीन फ्रेशली बनाते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, जैसे ये हो सकता है O3,
ठीक है, तो O3 को यूज करके तुम I2 बना रहे हो, तो रिएक्शन के बेसिस पे बोल सकते हो ना कि आयोडीन फ्रेशली प्रिपेयर यूज कर रहे हो या फिर पहले से बना यूज कर रहे हो। समझ में आ रहा है श्रेयस? कैलकुलेशंस में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, सिंस द सैंपल इज freshly prepared, so the accurate results are obtained. सैंपल चूंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ना, तो इसलिए रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट मिल जाते हैं। डन एवरीवन? ओके, तो आयोडोमेट्रिक आईडी में इतना ही है। आपको बेसिकली करना क्या है, यू आर सपोज टू इक्वेट n फैक्टर्स, ठीक है? आपको n फैक्टर इक्वेट करना है, तो एक क्वेश्चन में उसके ऊपर ही दे देता हूं, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 3, ये आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ऊपर स्क्रॉल करूं, राइट डाउन। डन? अमन डन हो गया? ओके, ओके, आया आंसर किसी का? फाइन।
4.96। ओके, चेक कर लो सर आयु, आंसर 4.96 है। ओके, सबका आ गया आंसर? अरे ये तो बहुत आसान है ना, आपको तो सीधा नॉर्मेलिटी निकालना है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। 0.2 दिया है, वॉल्यूम 0.1 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे एवरीबॉडी? 2/100, ठीक है। और हाइपो का एन फैक्टर क्या है एवरीबॉडी? हाइपो का एन फैक्टर क्या है बताओ एवरीबॉडी, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ हाइपो? बताओ, हाइपो का एन फैक्टर 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1 इज 2/100, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2/100, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मोलर मास कैसे निकालोगे, मास कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स 1/50 इंटू मोलर मास कितना आया इसका बताओ? 248, हाँ, तो ये आया 24.8 अपॉन 5, ठीक है, यानी 4.96। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत इजी था ना, सिर्फ आपको ये निकालना था, मतलब मोलर मास इक्विवेलेंट मास के बेसिस पे मास निकालना था। ठीक है, एक काम करो, ये लिखना है किसी को, कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीबॉडी? डू यू वांट टू राइट दिस और कैन आई स्क्रॉल डाउन? एन फैक्टर 1 तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे S2O3 2 माइनस है, S4O6 2 माइनस में जा रहा है, +2 से +2.5 हो रहा है, चेंज कितना है 0.5, आइटम्स कितने हैं 2, तो 1 आएगा ना ये। सिद्धेश अभी भी नहीं चमका तुम्हें ये? अब चमका या नहीं चमका? आगे बढ़ सकते हैं फिर? हाँ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही यूज किए हैं ना, सलोनी सलोनी हमने क्या सीखा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही ना। अरे S4 क्वेश्चन में दिया है यार, तो 4 आइटम्स तुम्हें तो हाइपो के लिए निकालना है ना, हाइपो इज दिस कंपाउंड, लिखा भी है क्वेश्चन में, तुम देखो एक बार, क्वेश्चन में लिखा है ना, यू कैन सी दिस। आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी, एक क्वेश्चन और तो चलेगा ना, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इंटेक्स एक्सरसाइज, उसी इंटेक्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन 8। डन, ओके।
अच्छा ये श्रेयस तुम पूछ रहे थे ना कैसे पता चलेगा, ये आईओडी मेट्रिक है, समझ पता चल रहा है? श्रेयस ये पता चल रहा है ना तुम्हें, ये आईओडी मेट्रिक है। सिक्सटी 63.5%। ओके, सबका आ गया आंसर? सरायू, योर आंसर इज फाइन। नहीं आया? ओके ओके प्रथमेश, वेरी गुड। और किसी का आया? 2 ही बच्चों का आया अभी तक। ये कुछ समझ में आया ना? मैंने हिंट क्या दिया है तुम्हारे पास? 0.2 ये मान लो टोटल है, तो ये प्योर का मास होगा, तो ये इम्प्योर होगा ना, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे? ये कुछ समझ में आ रहा है? ये तुम निकालोगे x अपॉन 0.2 इंटू 100। ये मैंने क्यों लिखा होगा? कुछ तो हिंट दिया होगा ना तुम्हें? जब इतना दे दिया तुम्हें हिंट, अब कर सकते हो। अब तुम्हें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वेट करना है। एवरीबॉडी, अब कुछ हिंट लग रहा है या मैं डायरेक्टली बता ही दूं? तुम लोगों ने कुछ अलग यूज किया है सरायू एंड प्रथमेश, या यू हैव यूज्ड द सेम अप्रोच? सरायू एंड प्रथमेश कोई अलग अप्रोच यूज किया है? यही एक कॉमन अप्रोच होता है। ठीक है, ओके। देखो अपन इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि देखो इक्विवेलेंट से इक्वेट करना है हमें, तो हमारे पास 0.2 ग्राम है, तो ये टोटल है। इसमें कुछ बोला गया है कि इम्प्योरिटी भी है, तो बताओ सिर्फ प्योर वाला फॉर्म रिएक्ट करेगा या इम्प्योरिटी भी रिएक्ट कर जाएगी? एवरीबॉडी, सिर्फ प्योर फॉर्म रिएक्ट करेगा या इम्प्योरिटी भी रिएक्ट करेगी? तो सिर्फ प्योर फॉर्म रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो कॉपर का मोलर मास क्या होता है एवरीबॉडी बताओ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2+ निकालने हैं ना हमें, तो कॉपर का एक मोलर मास होता है 63.5। एन फैक्टर क्या है Cu2+ का? यहाँ पर जल्दी से बता दो, एन फैक्टर क्या है एवरीबॉडी? एन फैक्टर क्या है? देखो Cu+2 से +1 में जा रहा है, एन फैक्टर 1 है, ठीक है। अब हमें ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो Cu2+ के हैं वो इक्वेट करने हैं किसके साथ? लेकिन तुम्हें ये पता है कि ये X जो है वो प्योर वाला फॉर्म ही रिएक्ट करेगा, तो X by 63.5 करें या 0.2 करें बताओ एवरीबॉडी? हम x by 63.5 करें या फिर 0.2 डिवाइड बाय 63.5 करें? क्या करें बताओ? x करेंगे ना, क्योंकि प्योर ही रिएक्ट करेगा। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ठीक है, हाइपो, हाइपो का मोलैरिटी ये है और वॉल्यूम ये है, और n फैक्टर 1 है ना एवरीबॉडी? क्लियर है n फैक्टर 1 कैसे बता दिया? तो अब x कितना आ रहा है जरा देखो तो, 0.1 इंटू 63.5 डिवाइड बाई 100। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? तो अभी एक बार सॉल्व करो, कितना आता है बताओ? 0.0365, ठीक है। तो अब देख लो कितना परसेंट, अब तो देख लो, फिर तुम्हारा एक्स निकल ही गया तो परसेंटेज प्योरिटी नहीं निकलेगा।
एक सेकंड रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? 2 मल्टीप्लाई, पहले ये तो एक सेकंड 2 मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो? अच्छा n फैक्टर क्या है cu2 प्लस का, यहाँ पे बताओ। एवरीबॉडी, x के इक्वेशन में 20 ml है, ओके हाँ 20 ml है, ओके ओके ओके, वहां तो ठीक है 20, ठीक है आई अंडरस्टूड, 20 ml है, राइट। मुझे लगा n फैक्टर के लिए बोल रहे हो, नहीं नहीं 20 तो ठीक है, हाँ 20 सही है। ठीक है, जल्दी सॉल्व करके बताइए। x कितना है एवरीबॉडी? x कितना है x? x तो फिर वो नहीं आएगा ना, x तो कुछ और आएगा। तो अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, कितना आ रहा है? 63.5 आ रहा है ना? तो ये सबको समझ में आया क्या एवरीबॉडी? किसी को समझने में दिक्कत है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। देखो हमने किया क्या है ऑलरेडी, हमने माना कि टोटल मास मान लो सपोज 0.2 है, तो प्योर से ही रिएक्ट करेगा तो x है, तो इम्प्योर 0.2 माइनस x होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम ये भी समझ पा रहे हैं कि सिर्फ प्योर फॉर्म ही रिएक्ट करेगा, तो प्योर फॉर्म के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाले गिवन मास बाई, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकाले गिवन मास बाई मोलर मास, n फैक्टर 1 निकाला, फिर इक्वेट कर दिया लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से। यही किया है ना हमने, हमने कुछ और किया है क्या एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर और नॉट? हमने यही किया है ना, इक्वेट किया है। इसमें किसी को डाउट है एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है? इम्प्योर फॉर्म हर रिएक्शन में होगा क्या? देखो आदित्य, इम्प्योर फॉर्म हो सकता है रिएक्शन में, बट यदि आपको क्वेश्चन में दिया है इम्प्योरिटी के लिए बात, तो आपको करना है इम्प्योरिटी कंसिडर। अदरवाइज ये 100% प्योर दिया है तो आप मान के चलो, जैसे इम्प्योरिटी वाली बात कोई क्वेश्चन में की नहीं, तुम्हें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना बेसिकली, तो इम्प्योरिटी वाली बात यदि कहीं की नहीं है तो आपको नहीं कंसिडर करनी है, बट यदि इम्प्योरिटी की बात की गई है तो आपको कंसिडर करनी है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? एन फैक्टर किसका 1? अच्छा इसमें कितने लोगों को नहीं चमका कि हमने सॉल्व कैसे किया? हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं चमका, ऐसा लगा कि जिंदगी में क्या हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा कोई है? अरे 3-4 लोग बता रहे हैं, 5 लोग, 6, ओके। देखो फिर से समझ लेते हैं इसको, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.2 ग्राम सैंपल कॉपर 2 का दिया हुआ है। तो अब ये बात तो तुम समझ पा रहे हो ना कि पूरा परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कितना कॉपर है ये निकालने के लिए बोल रहा है, तो पूरा का पूरा सैंपल में इम्प्योरिटी भी होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इतना तो बोलो, इज दैट क्लियर? ये बात कंक्लूड कर पा रहे हो? तो अब मान लो उसमें 0.2 ग्राम में से प्योर को हमने x पकड़ा है, तो इम्प्योर तो 0.2 माइनस x होगा ना। इस बात से कन्विंस्ड हो? हम ऐसा कर सकते हैं ना। तो उसमें परसेंटेज प्योरिटी हम x बाई 0.2 इंटू 100 कर लेंगे, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। यहाँ भी दिक्कत है तो बता दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो हो क्या रहा है, CO2 प्लस जो है 2 से 1 में जा रहा है, तो n फैक्टर 1 है ना, फिर I2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अब इसका हाइपो का n फैक्टर भी 1 होता है, ये दोनों का n फैक्टर में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 1, इसमें कोई दिक्कत एवरीबॉडी? इसमें कोई दिक्कत? तो अब देखो n फैक्टर 1 है, तो नंबर ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाया, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू n फैक्टर, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ही तो इक्वेट किया है। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? कोई दिक्कत है? तो अब जब x निकल गया अपना, तो यहाँ से परसेंटेज प्योरिटी निकाल देंगे। यही है ना कंसेप्ट, अपने को यही निकालना था क्वेश्चन में। अभी डाउट है या क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, या किसी को अभी भी डाउट है? स्क्रॉल कर दूं नीचे? ओके, देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं बैक टाइट्रेशन की। याद है हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग इज बैक। बैक टाइट्रेशन मतलब टाइट्रेशन 2 बार होगा, टाइट्रेशन इज बैक। बैक बॉन्डिंग मतलब फिर से बॉन्डिंग, और बैक टाइट्रेशन मतलब फिर से टाइट्रेशन, दो बार टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका यूज क्या है। इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ गिवन सैंपल। एक गिवन सैंपल जो भी आपके पास है उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए हम बैक टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। I'll give you a simple example. Suppose आपके पास एक solution है in which you have, कुछ भी ले लो, let's say you have impure barium hydroxide. ठीक है, हमने क्या लिया already? We have taken a sample in which we have impure barium hydroxide. कोई दिक्कत है? In this sample we have impure barium hydroxide. Is that clear everyone? Please respond in the chat box. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना? तुम्हारे पास एक सैंपल है जिसमें तुम्हारे पास है impure barium hydroxide. अब तुम्हारे पास सपोज impure barium hydroxide का परसेंटेज प्योरिटी है, कुछ भी हो सकता है, ये 1 मोल तुम्हारे पास है जो कि इम्प्योर है, और तुम्हें करना क्या है, इसका निकालना है परसेंटेज प्योरिटी, यानी कि ये कितना परसेंट प्योर है। इज दैट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? अब अपन करेंगे क्या, नॉर्मली टाइट्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, तुम्हें क्या लगता है? यदि तुम्हें इसका कंसंट्रेशन निकालना है तो तुम क्या करोगे, कोई एसिड डालोगे ऊपर से, ठीक है, ऊपर से एसिड डालोगे, ठीक है, फिर तुम करोगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यही करोगे ना एवरीबॉडी? तुम करोगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यही करोगे, नॉर्मल तो यही सीखा है हमने। यदि अपने पास ये अननोन सॉल्यूशन है और ये नोन सॉल्यूशन है तो हम इसको निकालने के लिए यही करते हैं ना, N1V1 N2V2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ NSVS, यानी अपना ये सैंपल है, और ये लिख देता हूँ N एसिड V एसिड, यानी ये V एसिड लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये अपना जो NSVS है, नॉर्मेलिटी ऑफ सैंपल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, और ये जो है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड, तुम्हें लगता है क्या कि ये एसिड पूरा का पूरा खत्म होगा? मतलब समझने की कोशिश करो, ये सपोज तुमने 1 मोल था तो तुम सोचे 100% प्योर है तो तुमने इसको 2 मोल डाल दिए, बट तुम्हें लगता है सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा? अब जरा समझना, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बोला कि तुम्हारे पास इम्प्योर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तुमने 1 मोल रखा था और उसके करस्पॉन्डिंग तुमने HCl डाल दिया 2 मोल, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग तुमने HCl डाल दिया 2 मोल, तो अब क्या सोल्यूशन न्यूट्रल होगा? जब रिएक्शन होगा तो खत्म। एवरीबॉडी, रिएक्शन न्यूट्रल नहीं होगा, रिएक्शन एसिडिक होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि यदि मैंने 2 मोल मतलब 1 मोल इम्प्योर बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 मोल HCl डाला तो सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा, सोल्यूशन एसिडिक होगा। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? राइट इन द चैट बॉक्स। कितने लोग को नहीं समझ में आया कि एसिडिक कैसे बोल दिया मैंने? ओके श्रेयस, तुम्हें समझ में नहीं आया? ओके एनीबॉडी एल्स? बाकी सबको समझ में आ गया? किसी को कोई टेंशन नहीं? सारे फंडे एकदम क्लियर? अरे बोलो यदि नहीं समझ में आया तो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर तुमको और नहीं चमकेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली हाँ ठीक है, चलो नहीं, योर आंसर इज फाइन। हाँ हाँ, देखो ये इम्प्योर है ना, ये बेसिकली इम्प्योर है, तो अब ये इम्प्योर में तो 2 मोल होगा, 1 मोल है नहीं पूरी की पूरी तरह से,
इसका देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 2 हैं, तो इसके लिए तुम 2 मोल HCl डाल रहे हो, बट ये पूरा पूरा रिएक्ट करेगा ही नहीं ना, तो कुछ पार्ट रिएक्ट करेगा और बाकी पार्ट रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो HCl यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे HCl जो है इट विल बिकम HCl एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि सैंपल इम्प्योर है। ठीक है, ये इम्प्योर है तो HCl यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। HCl जो है that will be our excess reagent because the sample is impure. अच्छा मैं एक साथ ही समझा दूं, लास्ट में तुम लिखोगे तो चलेगा ना? मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। मैं एक साथ पहले समझा देता हूँ। तो अब देखो हमने क्या सीखा कि HCl बच जाएगा हमारे पास, और इस बात पे हम लोग सब कन्विंस्ड हैं कि HCl जो है वो बच जाएगा। तो HCl एक्सेस रिएजेंट था और HCl विल बी लेफ्ट। इज दैट क्लियर? इस बात पे तो सब लोग कन्विंस्ड है ना कि HCl बचेगा? ठीक है। अरे हमने बोला ना कि अपना सैंपल BA OH फोल्ड वाइज का इम्प्योर है ध्रुविल। हमने बोला ना कि हमारा सैंपल इम्प्योर है, तो HCl तो ऑब्वियसली बचेगा क्योंकि वो एक्सेस रिएजेंट बन जाएगा। तो अब तुम ये HCl बचा कितना वो कैसे पता करोगे? NaOH के साथ वापस टाइट्रेशन करोगे ना। ये समझ में आ रहा है? HCl कितना बचा है ये पता करने के लिए NaOH बैक टाइट्रेशन कर दोगे टू डिटरमिन दी अनरिएक्टेड, और ऐसा बोल सकते हो मोल्स ऑफ unreacted HCl, it needs to be back titrated. Back titrated with NaOH. अब ये बात चमक रही है क्या तुम्हें? कितना HCl बचा ये कैसे पता चलेगा हमें? एवरीबॉडी कितना HCl बचा है ये हमें कैसे चमकेगा? इसके लिए हमें फिर से NaOH डालना पड़ेगा टाइट्रेशन करवाने के लिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो एक मेन टाइट्रेशन और ये बैक टाइट्रेशन। तो अब जरा समझो, Na नंबर ऑफ BaOH होल ट्वाइस के इक्विवेलेंट्स, और वो भी कैसे? प्योर। ये क्या होगा? NaVa माइनस NbVb। ये चमका सबको? अरे NaBa जो है इसके साथ तो पूरा रिएक्ट नहीं किया, तो जो बचा हुआ HCl था उसके साथ NbVb रिएक्ट किया, तो इसने कितने के साथ रिएक्ट किया? NaVa माइनस NbVb। ये चमक रहा है सबको? जैसे मान लो एक बच्चे को हमने 12 चिप्स के पैकेट दे दिए, उसने कुछ खाए, और जो बचे हुए चिप्स के पैकेट थे वो दूसरे बच्चे ने खा लिए, तो पहले बच्चे ने कितने खाए? 12 माइनस इतने दूसरे ने खाए। अरे यही है ना कॉन्सेप्ट। तो अब पहले केस में हमने NaBa लगाया और वो बच गया, तो उसको में कितना बचा? वो NbVb रिएक्ट कर गया। तो अब जो प्योर NaBa जो अपना प्योर सैंपल था वो कितने के साथ रिएक्ट किया? NaBa माइनस NbVb। ये चमक रहा है? सिद्धेश बोल रहा है नहीं चमक रहा है। ओके थोड़ा ठीक है, मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार समझाऊंगा, इस बार ध्यान से सुनना, ठीक है? इस बार ध्यान से सुनना, मैं फिर से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अगेन, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइम। इस बार ध्यान से सुनो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो इम्प्योर है। लिख सकते हो, आई गिव यू टाइम, डोंट वरी। हमारे पास जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो इम्प्योर है, ठीक है एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी ये बात तो समझ रहे हो ना, हमारे पास जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो इम्प्योर है, ठीक है? अब इम्प्योर है तो हम HCl डालेंगे 2 मोल, तो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ HCl बचेगा, बिकॉज HCl विल बिकम एक्सेस रिएजेंट। इस बात पे सब लोग कन्विंस थे ना? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ओके अब एक बात बताओ, HCl जो बचा हुआ है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो अनरिएक्टेड HCl है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, राइट? तो अब जो बचा हुआ HCl है वो कितना बचा है, उसके कितने मोल्स बचे हैं, ये हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमें फिर से टाइट्रेशन करना पड़ जाएगा।
इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब जो बचा हुआ NaCl HCl है वो कितना मोल्स बचा है उसका, वो कैसे पता करेंगे हम? उसके लिए हमको फिर से टाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो अब जो बचा हुआ HCl है उसको टाइट्रेशन करने के लिए हमें फिर से टाइट्रेशन करना पड़ेगा और उसको बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। NaOH कहाँ से आएगा? तुम यूज करोगे और क्या, लैब में मिल जाएगा तुमको। NaOH तो हम यूज कर रहे हैं ना एडिशनल। अब ये बात समझ में आ रहा है सबको? अब एक बात बताओ, टोटल जो BaOH होल्ड वाइज ने रिएक्ट किया, कुछ भी यूज करे क्या? अरे यार ये तो बैक टाइट्रेशन का तरीका ही है ना, कि जो बचा उसको फिर से करेंगे तो दो स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो होगा ही ना बैक टाइट्रेशन में। अरे दो बार टाइट्रेशन किया तो दो स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो होगा ना। एक बार टाइट्रेशन करेंगे तो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा। ये नहीं चमक रहा है सबको? बैक टाइट्रेशन मतलब दो बार हुआ ना, एक बार फिर से बैक यानी फिर से एक बार किया हमने, जैसे बैक बॉन्डिंग फिर से बॉन्डिंग, बैक टाइट्रेशन मतलब फिर से टाइट्रेशन। तो दो बार टाइट्रेशन कर रहे हैं तो दो स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो लगेगा ही ना अपने को। ये नहीं चमक रहा है सबको? चमक रहा है या नहीं? तो अब जरा समझो, ये बात तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारे पास इक्विवेलेंट्स प्योर के थे, मतलब इम्प्योर था तुम्हारे पास सैंपल, तो NaVa पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाया और जो बचा हुआ पार्ट है उसके साथ NbVb रिएक्ट कर गया। तो जो NaVa माइनस NbVb है वही एक्चुअली प्योर VOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा है एवरीबॉडी? NaVa, अरे जैसे टोटल जो बेस था, ये जरा समझो, टोटल एसिड को रिएक्ट करना चाहिए था इसके इस बेस के साथ, बट ये पूरा रिएक्ट नहीं करता है तो बचे हुए पार्ट के साथ इस रिएक्ट करता है। तुम ऐसा सोच सकते हो ना कि जो एसिड के मोल्स है तुम्हारे, वो किसने रिएक्ट किया? BaOH होल्ड वाइज ने किया या फिर NaOH ने किया? ये तो चमक जाना चाहिए। या तो ये करेगा या तो ये करेगा। तो ये कितना करेगा? तो अब ये बचा हुआ पार्ट है वो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ BaOH होल्ड वाइज कितने आएंगे? यही आएंगे ना तुम्हारे NaVa माइनस NbVb। अभी भी नहीं चमका? माइनस NbVb इसको इधर भेज दो ना भाई, NaOH के जो बॉल्स है उसको NbVb बोल रहा हूँ मैं। अरे NaOH के जो इक्विवेलेंट्स है उसको NbVb बोल रहा हूँ। अब मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, इसको लिख लो, राइट डाउन। इतना लिख लिया था क्या? और नीचे स्क्रॉल करूं? Saloni is asking to wait, थोड़ा रुक जाओ। Saloni is asking me to wait for 1 minute. डन। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी?
इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू यूज ऑल NaOH फॉर बैक टाइट्रेशन। जैसे मान लो तो हमने इम्प्योर बेस लिया था तो हमने दो यूज किया, इस केस में हमने यूज किया। जैसे उल्टा कर देते ना, इम्प्योर एसिड लेते तो अलग यूज करते। मतलब जो बचे हुए पार्ट के साथ रिएक्ट कर जाए उसको, समझ में आ रहा है? जैसे बचा हुआ पार्ट अपना एसिड था इसलिए बेस लिया, बचा हुआ पार्ट यदि अपना बेस होता हम एसिड ले लेते। बैक टाइट्रेशन का मतलब दो बार, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इस केस में हमने NaOH लिया है क्योंकि एसिड बचा हुआ था, तो एसिड के लिए बेस लेंगे, बेस होता तो एसिड लेते, रेडॉक्स टाइट्रेशन के हिसाब से ले लेते। ठीक है, जो जरूरत होगा उसके हिसाब से लेंगे, बस टाइट्रेशन दो बार करें। एवरीडी डन? ओके, तो अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस, ये इसके प्योर होंगे ना, ये तो ऑब्वियसली प्योर फॉर्म होगा। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज NaVa minus NbVb। ठीक है, अब देखो, लेट द मास ऑफ impure BaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू P। ठीक है, अब ये तो तुम्हें दिया होगा ना, ये तो गिवन होगा, उसको तुम वे कर सकते हो ना सोल्यूशन को, या फिर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल सकते हो। जैसे पानी में तुम्हारे पास सैंपल होगा, उसको पानी में डाल के घुलाओगे, मिक्स इट, तो ये जो है मास ऑफ प्योर फॉर्म क्या आएगा, मास ऑफ प्योर फॉर्म क्या आएगा? देखो ये तुम्हारा आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास, यही आएगा ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालो? यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गया है, तो अब ये तुम निकालोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट मास इनटू गिवन मास, सॉरी डिवाइडेड बाय गिवन मास इनटू 100, तो इस तरह से निकाल सकते। ठीक है, राइट ऑन देन। इम्प्योर VOH2 मतलब पूरा पूरा सैंपल, हाँ प्योर, आप जो भी तुमने सैंपल लिया उसकी बात कर रही है। जैसे सॉलिड लोगे ना कुछ, उसको पानी में घुलाओगे, उसके बाद सैंपल बनेगा, तो सॉलिड वाला सैंपल ही इम्प्योर रहेगा, तो वो इम्प्योर ही कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा ज्यादा नीचे स्क्रॉल कर दिया हूँ। राइट, रिटर्न एवरीवन, लिख लिया सबने? ओके, राइट डाउन। आगे बढ़ जाए। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का, कि कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ गिवन impure BaOH whole twice sample ठीक है, ये 5 मोल लिया है impure सैंपल का। if NaVa HCl का जो यूज होता है वो है 5 नॉर्मल 1 लीटर, the excess acid is back titrated with 1 molar 3 लीटर, ये है आपका NaOH सॉल्यूशन।
क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा है, तो इसको निकालो परसेंटेज प्योरिटी गिवन बेरियम हाइड्रोक्साइड सैंपल का। ये 5 है, ये 5 मोल्स है एवरीबॉडी, ये 5 मोल है तुम्हारे पास इम्प्योर सैंपल का, और ये HCl के लिए नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिए हुए है, ठीक है, और ये 1 मोलर 3 लीटर NaOH लगा जिसके थ्रू इसने बैक टाइट्रेशन किया। डन एवरीवन, 25%। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्योर BaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये हम प्योर की बात करेंगे एवरीवन, ठीक है, ये सरायु योर आंसर इज फाइन, वेरी गुड। ये कितना आ रहा है, NaVa माइनस NvVb ना, तो ये 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, ये 2 आएगा ना। तो अब इसके टोटल इक्विवेलेंट्स देखो तो कितने हैं, 10 हैं, उसमें से प्योर 2 है, तो क्या हुआ परसेंटेज प्योरिटी। अरे टोटल इक्विवेलेंट्स तुम यदि समझो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो तो 5 मोल दिया है, रेन फैक्टर 2 होता है, तो टोटल इक्विवेलेंट्स कितने दिए हैं क्वेश्चन में, 10 दिए हैं, उसमें से प्योर कितने हैं, 2 हैं। अरे NaOH की n फैक्टर 1 होती है भावेश यार, ये भी तुमको नहीं चमक रहा है, NaOH कितना OH माइनस देता है, तो एक ही होगा ना वो तो। 5 इंटू 2 क्यों, BaOH होल्ड ट्वाइस का n फैक्टर 2 होगा ना श्रेयस, BaOH होल्ड ट्वाइस का n फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, तो वो टोटल 10 इक्विवेलेंट में से 3 ही मतलब 2 ही इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या निकला बताओ एवरीबॉडी। टोटल अपने पास 10 इक्विवेलेंट थे, उसमें से 2 रिएक्ट करते हैं, तो कितना परसेंट रिएक्ट करता है, 20% ना, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आया, 20%। किसी को डाउट है इसमें, और किसी को कोई डाउट है, ठीक, सी यू कैन सॉल्व मोर लाइक दिस, डोंट वरी, मतलब अभी आज की क्लास में किसी को डाउट है, आई गिव यू होमवर्क पोस्ट दैट। आज की क्लास में देखो हमने टाइट्रेशन लिख सिखाया है, आयोडोमेट्रिक, आईडीमेट्रिक, बैक टाइट्रेशन, 3 तरह के टाइट्रेशंस पढ़े हैं, उसमें बेसिकली अपन कर यही रहे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि तो प्राइमरी कंसेप्ट लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, वही करना है हमें, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा होमवर्क, जैसे इलस्ट्रेशन 26, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आई विल गिव यू होमवर्क। डाउट है किसी को, ठीक है ठीक है ठीक है, तो सिद्धेश इज आस्किंग टू एक्सप्लेन अगेन, ठीक है सिद्धेश, समझाता हूँ फिर से।
देखो तुम्हारे पास एक BOH होल्ड वाइज का सैंपल है, तुम्हारे पास एक BOH होल्ड वाइज का सैंपल है, ठीक है सिद्धेश, बेरियम हाइड्रोक्साइड का तुम्हारे पास सैंपल है जो कि इम्प्योर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है कि इम्प्योर सैंपल है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसमें 5 मोल्स दिए हैं, n फैक्टर 2 होता है, तो टोटल BOH होल्ड वाइज के इक्विवेलेंट्स कितने हुए सिद्धेश? 10 हुए ना, ये समझ में आ रहा है, 10 हुए, उसमें से एक्सेस एसिड जो देखो टोटल जो एसिड है मतलब 5 इक्विवेलेंट्स हैं एसिड के, तो ये 5 इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 इक्विवेलेंट लगता है NaOH का, तो ऑब्वियसली 2 ही लगेगा ना BOH होल्ड वाइज का, ये समझ में आया? तुम डायरेक्टली सोचो कि 5 ये न्यूट्रलाइज हो रहा है ये एसिड, तो ये इसका 3 लग रहा है तो इसका 2 लगा, तो 10 में से 2 ही रिएक्ट कर रहा है, तो कितना परसेंट प्योर हुआ बताओ? 10 में से 2 रिएक्ट कर रहा है तो कितना परसेंट प्योर हुआ? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। सिद्धेश 20 है तो इतना ही तो है यार, कोई मुश्किल सवाल थोड़ी है ये, 10 इक्विवेलेंट्स थे उसमें से 2 ही रिएक्ट कर रहे हैं तो 20% है भाई, 2/10 into 100 इतना ही करना है, इससे ज्यादा तो कुछ करना नहीं था इसमें, इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन टाइप करवाया है, ये तो इजी है ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क जो है, आप इलस्ट्रेशन 26 सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन 26 सॉल्व करेंगे, ये आपका पहला हो गया, फिर आप इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 सॉल्व करेंगे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2, 4, 5, 6 और 9, और दे दूं या इतना काफी है एवरीबॉडी? और दे दूं? और दे देता हूं, एक्सरसाइज 2 में चले आओ। एक्सरसाइज 2 में एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन 25 to 29, ठीक है, इतना ही करो, इतना काफी है, ठीक है, इतना आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 25 to 29। फाइन एवरीबॉडी, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।